अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने अपने मानस पटल पर बैठी हुई गहरी मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित होता है। कारण ये है कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मात्रा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। वैदिक मान्यता की जितनी भी पांडुलिपियां मिली हैं, वो सभी पांडुलिपियां भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में सुरक्षित हैं। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान पुणे में स्थित एक संस्थान है। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1917 को पूना में माननीय रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की स्मृति में की गई थी। माननीय भंडारकर भारत में प्राचीन विद्या के सुप्रसिद्ध अग्रगामी नेताओं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामकृष्ण भंडारकर ने अपनी पुस्तकों और शोध संबंधी पत्रिकाओं का बृहद पुस्तकालय संस्थान को अर्पित कर दिया और एक वर्ष बाद बम्बई की सरकार ने प्राकृत और संस्कृत के 20,000 से भी अधिक हस्तलिखित ग्रंथों का अपना बहुमूल्य संग्रह संस्थान को देने का निश्चय किया। इसके सिवा उसने बम्बई प्राकृत और संस्कृत ग्रंथमाला के प्रबंध का भार भी संस्था को सौंप दिया। भंडारकर ओरिएंटल शोध संस्थान पुणे ने 28,000 पांडुलिपियों में से मात्र 30 पांडुलिपि को ही ऋग्वेद से संबंधित माना है, जिसमें सायन द्वारा लिखित वेद पर टीका भी है। 30 पांडुलिपि कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जगहों से प्राप्त किए गए थे। ये पांडुलिपि विभिन्न जगहों से प्राप्त करते हुए एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई लाए गए। वहाँ से 1878 में दक्कन कॉलेज पुणे को भेज दिया गया। बाद में ये भंडारकर इंस्टीट्यूट में रख दिया गया। भोजपत्र वाली पांडुलिपियाँ अत्यंत खराब दशा में हैं, जबकि कागज वाली पांडुलिपियों की स्थिति कुछ अच्छी है। ये शारदा लिपि नागरी और नागरी परिसठा मात्रा में लिखे गए हैं। इनमें सबसे पुरानी पांडुलिपि 1464 ईस्वी की है, जिस समय भारत पर मुगलों का शासन था। मैक्स मूलर ने इनमें जिन पांडुलिपि को पढ़कर किताब लिखी, वो सायन का भाष्य था। सायन ऋषि का काल 14वीं सदी है। वे वेदों पर भाष्य यानी टीका लिखा करते थे। वेदों पर टीका एकमात्र इन्हीं का है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनमें एक पांडुलिपि भोजपत्र पर शारदा लिपि में और अन्य 29 कागज की पांडुलिपि पर नागरी लिपि में है। 30 पांडुलिपियाँ 3 नाम से हैं: ऋग्वेद संहिता पदपाठ, ऋग्वेद संहिता भाष्य। 30 पांडुलिपि में 16 में सायन का वेद पर भाष्य या टीका है तथा 5 में पदपाठ है। इनमें से एक भोजपत्र पर शारदा लिपि में है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये लिपि उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी, विशेषकर हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर में। ये पश्चिमी ब्राह्मी लिपि से 9वीं सदी में उत्पन्न हुई। ये मुख्य रूप से मध्यकाल में प्रचलित थी। 1000 ईस्वी के आसपास आए अरबी यात्री अल-बरूनी ने इस लिपि का उल्लेख किया है। बाद में इससे गुरुमुखी और नागरी लिपि उत्पन्न हुई। वर्तमान की कश्मीरी भाषा इसी लिपि में लिखी जाती है। इन्हीं में से एक को पढ़कर प्रोफेसर मैक्स मूलर ने 1849 ईस्वी में ऋग्वेद नामक पुस्तक को सायन के ऋग्वेद पर टीका की सहायता से तैयार किया था। साथ ही वैदिक संबोधन मंडल पुणे ने भी इनकी सहायता से ऋग्वेद पुस्तक तैयार किया। याद रहे, ऋग्वेद पर सायन का टीका वेद पर प्रथम टीका है और प्राचीन भी, जो 14वीं शताब्दी की है। साथ ही वैदिक मान्यता की जितनी भी पुस्तकें आज प्राप्त हुई हैं, वो सभी कागज और संस्कृत भाषा व नागरी लिपि में रचित हैं। जबकि विश्व में कागज का प्रथम आविष्कार चीन ने ईस्वी सन के कई सौ वर्ष पहले ही किया था। फिर 100 वर्षों बाद ये कला भारत में पहुंची। अब आज कोई ये स्थापित करे कि कागज का आविष्कार चीन द्वारा होने से पूर्व भारत के वैदिक ब्राह्मणों ने कागज का आविष्कार करते हुए उस पर अपने वैदिक ज्ञान को कैसे लिख दिया। अगर वैदिक अनुयायी कहते हैं कि कागज का आविष्कार चीन से पहले ही भारत में हो गया था, तो फिर आज भारत के जन्मदाता के रूप में चीन का नाम हटाकर पूरे विश्व में भारत का नाम आना चाहिए। भले ही वो नाम वैदिक अनुयायियों का क्यों ना हो, लेकिन होगा तो भारत का ही, क्योंकि आज के समय में सभी वैदिक लेखक इस ईस्वी सन के पूर्व काल में ही काल्पनिक पात्रों का जन्म करवाते हुए उनके द्वारा कागज पर लेखन करा देते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। इस विषय के बारे में वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण, वाल्मीकि का संस्कृत रामायण और वेद व्यास कृत महाभारत वेद गीता। क्या ईसा पूर्व कागज पर लिखा हुआ कोई और अभिलेख आज तक प्राप्त हुआ है? फिर ये लोग आज क्यों ऐसा सत्यापित करने पर तुले हैं? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये लोग कागज पर अपना अभिलेख लिखे होंगे। फिर तो ये भी बताएं कि सभी अभिलेखों को
किस स्थान के उत्खनन से आज प्राप्त किए हैं, क्योंकि उत्खनन से अगर नहीं मिला तो क्या पूर्व के वैदिक अनुयायी लोग इसको लिखते हुए किसी अभिलेखागार में सुरक्षित रख के गए थे कि आज़ाद भारत में इन साक्ष्यों के द्वारा लोगों को सत्यापित करना है कि वैदिक सभ्यता पूर्व की है। इन सभी ज्ञानियों के अलावा ईसा पूर्व के किसी भी सम्राट ने अपने अभिलेखों को कागज पर क्यों नहीं लिखा था? क्या कागज बनाने की विद्या ईसा पूर्व के किसी भी सम्राटों के समय प्रचलित नहीं थी? क्या कोई ऐसा वैदिक अनुयायी है जो इस कागज को ईसवी सन से पूर्व के काल में आविष्कारित होने का साक्ष्य दे सकता है? दूसरी बात ये कि यदि वैदिक संस्कृत की बातें कागज पर नहीं लिखी गई तो फिर किसी ताम्रपत्र, शिलापत्र या किसी पूर्व के प्रचलित अभिलेखों पर क्यों नहीं लिखी गई? ये सब कागजी वैदिक साक्ष्य 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच ही क्यों मिलती हैं? भारत में वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई जिस भी देवी देवता की मूर्तियां स्थापित मंदिर मुस्लिम काल से पूर्व की निर्मित मिलती हैं, उन सभी में पूर्व के अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले बुद्ध या वज्रयानी परंपरा वाले बुद्ध का रूपांतरित स्वरूप देखने को क्यों मिलता है? भारत में वैदिक वर्णागत समाज का उद्भव, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति 950 ईस्वी के बाद से ही क्यों मिलती है? इसके पहले के जितने भी सम्राट हुए थे, उन्होंने वैदिक परंपरा के तहत अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में किसी अभिलेख में क्यों संबोधित नहीं लिखवाया है? इन सभी सवालों में अब वैदिक अनुयायी उलझते हैं तो कहते हैं कि पूर्व काल की वैदिक सभ्यता में देवी देवता नहीं होते थे, इसलिए पहले उनकी कोई मूर्ति नहीं थी। फिर ये वैदिक देवी देवता की मूर्ति और मंदिर अचानक कब, कैसे और कहाँ से उत्पन्न हो गए? इस पर सवाल तो बनता ही है। वैदिक अनुयायियों का तर्क होता है कि वैदिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए इनको छुपा कर रखा जाता था। खास लोग इसको श्रुति स्मृति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे लाते हुए ले जाते थे। भाई, महत्वपूर्ण ज्ञान और छुपा कर रखना, क्या आपको ये बात हजम होती है? महत्वपूर्ण ज्ञान हो और उस समय के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में नहीं जाए, क्या वो महत्वपूर्ण ज्ञान कोई दुल्हनिया थी जिसको घूंघट में रखते हुए बंद कमरे में रखने की प्रथा थी? चलो थोड़ी देर के लिए उसे दुल्हनिया ज्ञान ही मान लेते हैं और उसको खास लोगों द्वारा छुप छुपाकर श्रुति स्मृति द्वारा आगे करने की प्रथा भी मान लेते हैं। परंतु उस समय की महत्वपूर्ण वैदिक ज्ञान रूपी सुंदर वैदिक दुल्हनिया को अचानक से मुस्लिम शासन काल में ही क्यों निकाल दिया गया? उस ज्ञान को मौर्य या गुप्त काल में क्यों नहीं निकाले? उस वैदिक दुल्हनिया रूपी ज्ञान को एकदम से उस अज्ञात खास व्यक्ति ने राजपूत मुगल ब्राह्मणी गठजोड़ काल में ही क्यों निकाला? क्या वैदिक ज्ञान का मुगलों से कोई विशेष संबंध था इन वैदिक अनुयायी वाले भाइयों से कि वैदिक बातों और ज्ञान को 2500 वर्ष पूर्व तक भी श्रुति स्मृति के माध्यम से मुगल काल तक लेकर आ गए? लेकिन उस वैदिक ज्ञान को श्रुति स्मृति द्वारा सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी लाने वाले वह व्यक्ति बीच के रहे 50 प्रमुख सम्राटों की मुख्य बातों को कैसे भूल गए? चलिए इस बात को उदाहरण के रूप में समझते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो कलकत्ता से दिल्ली तक के सभी 35 शहरों की सभ्यता संस्कृति की जानकारी लेते हुए अपने घर दिल्ली पहुंचता है। लेकिन ये क्या, वो व्यक्ति जब अपने घर को पहुंचता है तो सिर्फ कलकत्ता की सभ्यता संस्कृति की कहानी को बताता है, लेकिन बीच में मेरे शहरों वाली सभ्यता संस्कृति की बातों को भूल जाता है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या वो कलकत्ता से सीधा आकाश मार्ग द्वारा दिल्ली पहुंचता है? क्या ऐसा हो सकता है? यदि फिर भी वो कहे कि उसने नहीं देखा तो इसका अर्थ है कि वह झूठ बोल रहा है या फिर सबको धोखा दे रहा है। आप सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए अंग्रेजों द्वारा उद्भेदित और लिखित भारत के इतिहास को भूल जाएं। अब आप लोगों को भारत का इतिहास कैसा दिख रहा है? आज अगर हम लोग वैदिक साहित्य के भरोसे रहते और भारत में अंग्रेज प्राचीन इतिहास को सामने नहीं लाते तो बीच के रहे सैकड़ों सम्राट वाले युग के स्थान पर इनकी श्रुति स्मृति वैदिक पुराण वाले साहित्य को ही पढ़ते रहते। इसके इतिहास में कितनी सच्चाई है ये आप लोग उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर या पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन से ही समझ गए होंगे। भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्य आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व तक किसी भी समय में या किसी भी प्रकार की कोई वैदिक लिपि, वैदिक ग्रंथ या वैदिक वर्णागत सभ्यता के साथ साथ वैदिक बनावट का कोई तिनका भी प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वो है ब्राह्मणी राजपूत मुगल गठजोड़ काल में लिखी गई पुस्तकें। इन सभी पुस्तकों को उस समय के सभी लेखकों ने लिखते समय अपने को अज्ञात नामों से संबोधित करते हुए अज्ञात काल में जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में स्थापित करते हुए लिखने का काम किया था। उस ब्राह्मण राजपूत मुगल गठजोड़ काल की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी काल में हुई अनेक मनुवादी लेखकों ने उनमें भरपूर मजबूती भरते हुए अंग्रेजों की छापाखानों से सुसज्जित और सुंदर रंगीन चित्रकारी द्वारा मुद्रित करवाने का काम किया था, जिस कारण आज की पीढ़ी सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है।
इसी कारण से भी आज उन्हीं सब वैदिक पुस्तकों में लिखित बातों को लेकर आज के मनुवादी लेखक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का तारतम्य वैदिक पुस्तकों से बिठाने में लगे हुए हैं। एक अन्य तथ्य ये भी है कि पूर्व काल के अधूरे उत्खनन की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी काल में कोई साक्ष्य युक्त सभ्यता नहीं मिली, तो ये उस काल में भी अपना लाभ लेने के लिए आज वाली शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ वाली संयुक्त वैदिक सभ्यता को उसमें बिठाते हुए अपनी मनुवादी शक्ति का बेवजह इस्तेमाल करने पर लगे रहते हैं। भाई साहब, जैसे उत्खनन में प्रारंभिक मानव से लेकर पाषाण काल में पत्थर का औजार सहित सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, कुषाण सभ्यता, गुप्त सभ्यता जैसी कई अनेक सभ्यताओं का साक्ष्य के तौर पर अपनी मुद्रा, अपनी लिपि, अपना नगर, अपना अभिलेख, अपना बर्तन या मृद भांड, प्रमुख लोगों के स्मारक या उनकी आकृति, अपने सम्राटों के नाम, समय समय पर आए यूनानी, फारसी, चीनी यात्रियों के विवरण के साथ साथ उस समय प्रचलित सभ्यता, संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ साक्ष्य जरूर मिला है। लेकिन सिंधु सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में वैदिक अनुयायी द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता का साक्ष्य आज तक के उत्खनन से प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्यों वैदिक अनुयायी लोग सिर्फ तथाकथित मनुवादी लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों को आधार बनाकर भारतीय समाज में रह रहे भोले वाले लोगों की भावनाओं से खेलने पर आमादा है? इसका कारण आज स्पष्ट हो गया है कि इन पुस्तकों द्वारा स्थापित वैदिक परंपरा को सुचारू ढंग से चलाने पर मनुवादी परिवारों का जीवन यापन के साथ साथ मान सम्मान और राजनीतिक पहचान भी कायम रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस किसी भी भाई को हमारी वीडियो से रिलेटेड स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।